नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। आज हम एनसीईआरटी की किताबों के आईने में भारत की आर्थिक कहानी के कुछ अहम मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से जरूरी सबक निकालना, देखना कि अर्थव्यवस्था कैसे बदली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं कैसे औपनिवेशिक दौर से लेकर फिर आजादी के बाद की योजनाएं और 1991 के सुधारों ने भारत की आर्थिक कहानी को शक्ल दी। शुरुआत करते हैं औपनिवेशिक काल से। एक बात जो साफ उभरती है वो ये कि अंग्रेजों ने सिर्फ शोषण नहीं किया बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। भारत के उद्योगों को, खासकर टेक्सटाइल को तोड़ने की और देश को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बना दिया। हाँ, एक तरह से ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का फीडर बना दिया गया, और इसमें वो जमींदारी व्यवस्था का भी अहम रोल था। अच्छा, कैसे? देखिए, जमींदारों का जोर सिर्फ लगान वसूलने पर था। जमीन सुधरे, फसल बढ़े, किसान की हालत क्या है, इससे कोई खास मतलब नहीं। लगान वक्त पर चाहिए। तो नतीजा ये हुआ कि कृषि में कोई निवेश ही नहीं हुआ, ना तकनीक ना सिंचाई। बिल्कुल, कृषि पिछड़ गई, और दूसरी तरफ जो व्यापार था, विदेश व्यापार, वो पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में। हाँ, मैंने पढ़ा, हम कच्चा माल भेजते थे, कपास, नील, जूट, और वहां से तैयार माल आता था, कपड़े, मशीनें। और दिलचस्प ये कि आधे से ज्यादा व्यापार सिर्फ ब्रिटेन से होता था। हाँ, और 1869 में जब स्वेज नहर खुली, तब तो ये पकड़ और भी मजबूत हो गई। रास्ता छोटा हो गया। हाँ, रास्ता छोटा, माल लाना ले जाना आसान। ये सब आप कह सकते हैं भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को तोड़ने की एक पूरी सोची समझी योजना थी। फिर आजादी मिली और कहानी बदली। पंचवर्षीय योजनाएं आई। हाँ, 5 ईयर प्लान्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। यानी न पूरी तरह सरकारी कंट्रोल, न पूरी तरह प्राइवेट, बीच का रास्ता। बिल्कुल, विकास भी हो और सामाजिक न्याय भी। इसमें पीसी महालनोबिस जैसे लोगों का बड़ा दिमाग लगा। बड़े लक्ष्य थे: विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। और इसी दौर में वो बड़े कदम उठाए गए, जैसे भूमि सुधार। हाँ, भूमि सुधार, ताकि जमीन जोतने वाले को मिले। और फिर जाहिर है हरित क्रांति, जिसने कम से कम खाने के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनाया। निश्चित रूप से अनाज का उत्पादन तो बहुत बढ़ा, लेकिन सवाल ये भी उठा, और आज भी उठता है, कि क्या इसका फायदा सब तक पहुंचा, खासकर छोटे किसानों तक। सही, सरकार ने सब्सिडी दी, कर्ज दिए, मदद की कोशिश की, पर यह बहस तो है कि ये मदद कितनी कारगर रही, है ना? और सरकारी खजाने पर बोझ कितना पड़ा। और उद्योगों का क्या हुआ? शुरुआत में तो पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा जोर था। हाँ, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा, उतनी क्षमता नहीं थी शुरू में। फिर 1956 की औद्योगिक नीति आई। लाइसेंस राज। हाँ, कह सकते हैं। नया उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। हाँ। मकसद था कि देश की जरूरत के हिसाब से चीजें बने, और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि उनसे रोजगार ज्यादा मिलता है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर 90 के दशक में चीजें बदल गईं। एक बड़ा आर्थिक संकट आया। हाँ, वो दौर, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर, कर्ज चुकाना मुश्किल, महंगाई बहुत ज्यादा। तब भारत ने अपनी नीतियां बदली और वो रास्ता अपनाया जिसे हम एलपीजी कहते हैं: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये वाकई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा। उद्योगों पर से लाइसेंस की शर्तें हटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम आसान हुए, विदेशी निवेश के दरवाजे खुले, बैंकिंग जैसे सेक्टर में भी। हाँ, और कई सरकारी कंपनियों को या तो बेच दिया गया या उनका मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। इन सुधारों का असर कैसा रहा? मिला जुला कह सकते हैं। हाँ, मिला जुलाई। सर्विस सेक्टर जैसे आईटी, बैंकिंग, वो तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन खेती और मैन्युफैक्चरिंग, उनकी रफ्तार उतनी तेज नहीं रही, थोड़ी धीमी पड़ गई। और एक नई चिंता सामने आई, जॉबलेस ग्रोथ की। मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है, देश की कमाई बढ़ रही है, पर नौकरियां उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। बिल्कुल। हाँ, एक चीज अच्छी हुई कि आउटसोर्सिंग जैसे बीपीओ, वो भारत के लिए एक बड़ा अवसर बना। अच्छा, अगर हम पड़ोसियों से तुलना करें, जैसे चीन और पाकिस्तान। देखिए, कई मानव विकास सूचकांकों पर, यानी एचडीआई पर, चीन हमसे और पाकिस्तान से काफी आगे है। प्रति व्यक्ति आय हो, गरीबी कम करना हो, साफ सफाई हो। और एक फर्क ये भी है कि भारत और पाकिस्तान में आज भी ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं,
चीन के मुकाबले। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। और विकास का रास्ता भी अलग रहा है। चीन ने पहले इंडस्ट्री पर फोकस किया, फिर सर्विस पर। जबकि हमारे यहाँ और पाकिस्तान में भी कृषि के बाद सीधे सर्विस सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ा। इंडस्ट्रियल बेस उतना मजबूत नहीं हो पाया शायद। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और ये सब समझने के लिए आंकड़ों का बहुत महत्व है। जीडीपी, बेरोजगारी दर, साक्षरता दर। हाँ, आंकड़े ही पूरी तस्वीर दिखाते हैं और कुछ तरीके भी हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि दो आर्थिक चीजें कितनी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, जैसे स्कैटर डायग्राम या कोरिलेशन। पर यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जुड़ाव का मतलब हमेशा कारण नहीं होता। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। एकदम सही। जैसे वो उदाहरण है ना कि जिन इलाकों में डॉक्टर ज्यादा हैं वहां मौतें भी ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर मौतें बढ़ा रहे हैं। नहीं, हो सकता है वहां बीमारियां ही ज्यादा गंभीर हों, इसलिए डॉक्टर ज्यादा भेजे गए हों। तो आंकड़ों को समझना, उनका सही विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक बाधाओं से निकलकर योजनाबद्ध विकास के रास्ते होते हुए वैश्वीकरण के दौर तक पहुंची है। हर दौर की अपनी सफलताएं रहीं, अपनी चुनौतियां भी। बिल्कुल। और जो मुख्य बात उभरती है वो ये कि आर्थिक तरक्की के साथ साथ समानता, रोजगार, पर्यावरण, इन सब के बीच संतुलन साधना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। और पिछली नीतियों से सीखना, आंकड़ों का सही इस्तेमाल करना, यही भविष्य का रास्ता दिखाएगा। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत अपने अतीत के सबकों और अपने पड़ोसियों, खासकर चीन के अनुभवों से सीखते हुए विकास, समानता और स्थिरता का संतुलन भविष्य में और बेहतर कैसे बना सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।